प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है एक कहानी जिसका शीर्षक है माटी वाली। और माटी वाली इस कहानी के लेखक विद्यासागर नौटियाल हैं। तो इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है कि एक बसे बसाए स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर फिर से बसना, और इस समस्या से गरीब और श्रमिक वर्ग अत्यंत जूझ रहा है। तो गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका ही बहुत संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। तो प्रस्तुत है कहानी माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तो शहर का जो सेमल का जो तप्पड़ मोहल्ला था, उस मोहल्ले की ओर बने हुए आखिरी घर की खोली अर्थात छोटे से घर में पहुंचकर जिसका वर्णन किया जा रहा है, उस महिला ने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर रखा हुआ बोझा नीचे उतारा, और वह बोझ था मिट्टी से भरा हुआ एक कंटर अर्थात कनस्तर। तो उस महिला माटी वाली ने अपने सिर पर रखा हुआ एक मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर नीचे उतारा, और यह सब करने वाली महिला थी माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, और या फिर जहाँ के लोग उसे न जानते हों। यानी टिहरी शहर के घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ पर रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक अर्थात तक, तो बच्चे तक भी माटी वाली को अच्छी तरह से जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली महिला है। उसका कोई प्रतिद्वंदी वहाँ पर नहीं था, कोई उसके काम को में टक्कर देने वाला नहीं था। उसके बगैर तो यही लगता कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। कि यदि माटी वाली लाल मिट्टी न दे तो टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना मुश्किल होगा, और यदि वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद चूल्हे चौकों की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर घर में साफ लाल मिट्टी तो अब हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि लाल मिट्टी से ही टिहरी शहर के लोगों के घरों के चूल्हे चौकों की लिपाई होती थी। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों तथा दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए, अर्थात गोबर जो मिट्टी के कच्चे मकान, उनकी दीवारों की जो गोबर में मिट्टी मिलाकर लिपाई की जाती है, उसके लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती। शहर के अंदर कहीं पर भी माटा खान नहीं था कि जहाँ से मिट्टी जमीन से निकाली जा सके, क्योंकि यह शहर भागीरथी नदी और भिलांगना नदी, 2 नदियों के तट पर बसा हुआ यह शहर, इसकी मिट्टी इस कदर रेतीली है, यानी इतनी रेत वाली मिट्टी है कि उस मिट्टी से चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी यदि एक बार माटी वाली को अपने घर के आंगन में देख लेते थे तो वो अपने आप ही माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे, और घर घर जाकर मिट्टी बेचने वाली वह महिला, जिसका कद नाटा था, नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी, जिसको लोग माटी वाली के नाम से जानते थे। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर, फटे पुराने कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले अर्थात कपड़े को मोड़कर बनाई गई गद्दी, जिसको सिर पर रखकर उसके ऊपर बोझ रखा जाता है। तो उस गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा, यानी ऊपर तक भरा हुआ कनस्तर, जिससे मिट्टी छलक जा रही हो, ऐसा कनस्तर उस माटी वाली के सिर पर टिका रहता था। उस कनस्तर के ऊपर कभी किसी ने ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती थी, क्योंकि ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर यानी कनस्तर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में उसे बहुत आसानी रहती थी। उसके कंटर को जमीन पर, यानी माटी वाली जब उस घर में पहुंची तो उसके कनस्तर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम कामिनी था, वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और माटी वाली के सामने खड़ी हो गई।
उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली ने कहा कि अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की जो माटी है उससे कच्चे आंगन यानी मिट्टी जो कच्चा मिट्टी का आंगन था उसके एक कोने में उड़ेल देने के लिए कह दिया। और मालकिन ने कहा कि तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई। टाइम मतलब टाइम, यानी चाय के पीने के समय पर आई हमारे घर। और साथ ही मालकिन ने कहा कि भाग्यवान आए खाते वक्त, यानी खाते वक्त जो आते हैं वह भाग्यवान होते हैं क्योंकि उनके हिस्से का भी अन्न उनको मिलता है। इसके बाद वह मालकिन अपनी रसोई में गई और वहाँ से 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। अब माटी वाली सारा दिन अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसका पूरा समय माटा खान जाना तथा माटा खान से मिट्टी लाकर घर घर पहुंचाना, अब इस काम में वो इतना ज़्यादा व्यस्त रहती थी कि उसके पास इतना भी वक्त नहीं रहता था कि वह यह सोच सके कि उसका भाग्य बुरा है या अच्छा है। अब घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई, चारों ओर देखने लगी। इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन यानी तुरंत अपने सिर पर जो डिल्ला रखा हुआ था, कपड़े को जो मोड़ करके उसने अपने सिर पर रखा था, उस कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोल दिया और फिर उसे सीधा कर दिया और इसके बाद उसे इकहरा कर दिया। अब वह खुल जाने के बाद एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले ही माटी वाली ने चुपके से अपने हाथ में थामी हुई 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। और साथ ही वह दिखाने के लिए अपना मुंह इस तरह चलाने लगी कि जैसे वह खा रही हो। वह एक रोटी खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल एक धातु, तो पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास वह बूढ़ी महिला माटी वाली के पास जमीन पर रख दिया। मालकिन ने कहा कि ले सद्दा बासी साग कुछ नहीं है अभी, यानी अभी ताज़ा बासी साग सब्जी कुछ भी नहीं है अभी, इसी चाय के साथ रोटी तुम निगल जा खा लो, यानी चाय के साथ निगल जा, यानी चाय से ही रोटी खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर वह पीतल का गर्म गिलास हाथ में उठा लिया और अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले उसने शुरू में उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए उसमें लंबी लंबी फूंक मारकर उस चाय को ठंडा करने लगी। और तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए वह धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, यानी धीरे धीरे चाय पीने लगी। तो माटी वाली ने कहा, चाय पीते हुए कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, यानी चाय अपने आप में एक साग का काम करती है। भूख तो मालकिन ने कहा, उसकी बात सुन करके कहा कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है। भूख मीठी कि भोजन मीठा, यानी अगर भूख तेजी से लगी हुई हो तो सामने उपस्थित हर भोजन स्वादिष्ट लगता है। तो भूख से ही भोजन का स्वाद पता चलता है। तो अगर भूख तेज लगी हुई हो तो सामने उपस्थित कोई भी भोजन हो वह भोजन मीठा लगता है। तो मालकिन के इस प्रकार कहने के बाद माटी वाली ने उस गिलास के विषय में कहना प्रारंभ किया कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में भी अब ये गिलास पीतल के गिलास नहीं मिलते। तो मालकिन ने उसकी बात सुनकर कहा कि इसके खरीदार कई बार हमारे घर से चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से, यानी पूर्वजों ने कितनी मेहनत से कमाई करके ये चीज़ें हासिल की होंगी और उन्हें हराम के भाव यानी बहुत कम दाम में बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन अपने पूर्वजों के द्वारा इकट्ठी गई चीज़ों को बेचने के लिए तैयार नहीं थी। तो मालकिन ने कहा कि हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय पूर्वजों ने अपने मन को महसूस कर, यानी मन को रोक कर 2-2 पैसे जमा करके ये सब वस्तुएं खरीदी होंगी। तो मालकिन अपने पूर्वजों के द्वारा एकत्र किए गए वस्तुओं का बहुत आदर करती थी
और उन वस्तुओं के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान था, तो वह उन पूर्वजों के द्वारा एकत्र की गई चीज़ों को बेचने के लिए तैयार नहीं थी। तो यह था पाठ का अंश। आशा है इतनी कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।